बातें मुलाकातें इस प्रोग्राम में हमारे बीच हमारे शहर की दो प्रतिभाएं हैं और दोनों अभिनेता हैं। एक हैं कविराज लई और दूसरे हैं प्रबुद्ध पांडे। प्रबुद्ध, ये बताएं कि उदयपुर में रहते हुए ये एक्टिंग का शौक कब और कैसे हुआ? इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने आया था, तो मेरा एक क्लासमेट था, उसको शौक था कि एक्टिंग करना। वो जगह जगह जाता था। अपना तो ये था कि क्या करना है यार, फालतू में अपने से नौकरी लगनी है और पैसा छापना है। फिर एक दिन ज़बरदस्ती, हाँ ये ज़रूर था कि मेरे फादर बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, तबला बजाते थे, तो कहीं ना कहीं अंदर शायद ब्लड में था वो। तो एक दिन ऐसे ही बोला चलो चलो, बड़ा फोर्स किया, तो हम सब लोग दोस्त लोग आ गए। सडनली उस दिन एक रिदमिस्ट जो था, किसी नाटक चल रहा था, तो वो आया नहीं था। तो उसने मुझे पुश कर दिया कि नहीं आओ। उसने सर को बोला कि क्या कहते हैं कि सर ये ढोलक बजाता है, नहीं ये बजाता है, आप बुलाओ। तो अब बड़े बुजुर्ग जब बोले तो मना नहीं कर सकते, तो ज़बरदस्ती मैं चला गया। उनको वो चीज़ पसंद आई और बस वहाँ से जो कीड़ा लगा वो। ये कब की बात है प्रबुद्ध? तब आप कितने साल के थे और ये साल कौन सा था? ये सर साल था 95 या 96 की बात है ये। तब आप कितने साल के थे? मैं तब हो चुका था सर, आप जोड़ लें 75 डेट ऑफ बर्थ है। मतलब 20 के आसपास? हाँ, होंगे 20 के आसपास की बात है। और उसके बाद फिर आगे ये शौक परवान कैसे चढ़ा? बस फिर सर करते करते फिर कहीं कमिट कर लिया किसी से। लोग बोले कि लोग चले जाएंगे, मैंने कहा जो जाएगा जाएगा। मैं अगर ज्वाइन करा हूँ थिएटर तो मैं उसको अपनी लॉन्ग लाइफ, और बिल्कुल मैंने अपना ट्रैक चेंज कर दिया। घर वाले भी नाराज़ किया, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हो और फिर ये आर्ट एंड कल्चर फील्ड में जा रहा है, ये क्या तरीका। बहुत लोग प्रेशर भी डाले कि मत करो ये मत करो, लेकिन फिर मैंने कहा जो मन ने चाहा वो करना है, और फिर इस फील्ड में कंटिन्यू बना रही। पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जारी रखी है, उसको बीच में? नहीं सर, वो कंप्लीट करा, करने लगा। ठीक है, पेरेंट्स को भी खुश रखना ज़रूरी था, कोई ये नहीं बोले कि क्या कहते कर नहीं पाया, तो उसके लिए उसको मैंने कंप्लीट किया। कविराज जी बताएं, हालांकि आपके पिता खुद एक्टर हैं और एनएसडी से ग्रेजुएट भी हैं वो, लेकिन फिर भी आपके खुद के मन में कब आया कि मैं एनएसडी में जाऊं या थिएटर करूं या एक्टर बनूं? बचपन से मुझे थिएटर तो मैं कर ही रहा था डैडी के साथ में, पर कभी ऐसा मन नहीं था कि एक्टर बनूं या थिएटर में जाऊं। मेरा ड्रीम था एनडीए में जाने का। एंड एनी हाउ 12th पास होते ही कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा फॉर्म ही सिलेक्ट नहीं हुआ एनडीए में। तो अब ऐसा था ग्रेजुएशन तो करनी है, 1 साल वेट नहीं करेंगे। तो डैड ने बोला एक तुम ग्रेजुएशन थिएटर में कर लो बड़ौदा से। मैं चला गया और वहाँ गया, तब भी ऐसा नहीं था कि मुझे एनएसडी जाना है या कुछ करना है। मुझे तो ऐसा था कि हाँ मैंने शायद 3 साल कर लिया, अब मैं बॉम्बे जाऊँगा और मैं फ़िल्म करूँगा। पर डैडी ने बोला एनएसडी अप्लाई करो। तब तक मुझे नहीं पता था कि उनका शायद ये सपना है कि मैं एनएसडीएन बनूँ या एनएसडी इतनी बड़ी चीज़ है। और एनएसडी अप्लाई किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में एनएसडी हो गया। फिर एनएसडी जाके समझ आया कि ये दुनिया अलग है, या मैं जिस चीज़ को लाइटली ले रहा हूँ एक्टिंग को या थिएटर को, वो नहीं है। लोग मर रहे हैं यहाँ आने के लिए, और आई एम लकी इनफ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ। बस उसके बाद लाइफ चेंज हो गई, एनएसडी में मेरी लाइफ चेंज हुई। क्या चेंज आया कविराज? सीरियसनेस टुवर्ड्स एक्टिंग, डिसिप्लिन थिएटर का, और अपने अंदर खुद को जानने का मौका मिला कि मेरे अंदर एज एन एक्टर क्या है, या एज एन डिज़ाइनर, एज एन डायरेक्टर क्या है। या लोग समझते हैं कि ये फील्ड जो है ये बस लाइन याद की, कैमरे के सामने गए या स्टेज पे गए बोल दिया, ये उतने में सीमित नहीं है। इसका अलग डिसिप्लिन है, इसके अलग रूल्स रेगुलेशंस है, और इसकी सिंसियरिटी ही अलग है। तो वो चीज़ें वहाँ सीखी, एक्चुअली लाइफ सीख ली वहाँ पे पूरी 3 साल में। बातें मुलाकातें शहर के दो अभिनेताओं से। हमारे साथ हैं कविराज लई, साथ में प्रबुद्ध पांडे। प्रबुद्ध, जब एक्टिंग शुरू की उसके बाद पहली बार कब लगा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ या करता हूँ? ये तो सर आज तक नहीं लगा कि मैं एक्टिंग कर पा रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ, और आज तक नहीं लगा इसके, टू बी वेरी फ्रैंक। कोशिश करते रहते हैं, वो तो सामने वाला जज करता है कि कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया हूँ सर। पहला ब्रेक, ऐसा ब्रेक जो आपको याद हो कि इसने मुझे बतौर एक्टर पहचान दिया, मुझ में ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैं एक्टर हूँ? सर एक शकार हुआ था प्ले, जो डायरेक्टेड बाय डॉक्टर लईक हुसैन ने किया था। उसमें हम लोग, एक सीन था, दरिद्र बने थे, भीख मांगते हुए आ रहे थे, तो वहाँ से लगा था। फिर सीन करते थे, फिर कभी कोई नहीं आता तो प्रॉक्सी करते थे, तो कहीं ना कहीं अंदर आता था। फिर
बाकी तो फिर सर लगने लगा, फिर तो जब करने लगे छोटे छोटे रोल, छोटे, क्योंकि मेजर रोल मैं नहीं करता था, इसलिए नहीं करता था कि बहुत सारे बैक स्टेज वर्क्स भी होते थे, इसलिए मैं आगे आता नहीं था। कविराज, एक्टर भी इवॉल्व होता है, धीरे धीरे बनता है, कई चीज़ें होती हैं, उसकी भी एक पर्सनैलिटी होती है। तो जब आपने एनएसडी में जाकर खुद के भीतर के एक्टर को खोजा तो क्या लगा, कौन सी चीज़ कविराज में बतौर एक्टर अलग है, अच्छी है या ऐसी है जो हो सकती है? बतौर एक्टर जो आपने एक्चुअली क्वेश्चन किया, उसका मेरे पास दो बातें हैं एक्चुअली। हर एक्टर को, जो मैं मानता हूँ, अपने पॉजिटिव के साथ अपने नेगेटिव ज़रूर पता होने चाहिए, और हर एक्टर को अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर पता होनी चाहिए। तो मुझे लगता था कि कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। वहाँ गया तो एक्चुअली समझ आया एनएसडी में कि मेरी स्ट्रेंथ है मेरे इमोशंस और मेरी वॉइस ऑन स्टेज, और मेरी वीकनेस है शायद मेरी कॉमिक टाइमिंग। तो मैंने अपनी कॉमिक टाइमिंग पे काम किया वहाँ, और अपनी इस स्ट्रेंथ को ऊपर उठाना चाहा, इमोशंस और वॉइस को। और वहाँ क्योंकि हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है, तो सिंगिंग की भी चल रही थी, बॉडी की भी चल रही थी, तो वो लोग जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिली तो काफ़ी मदद हुई मेरे लिए। कविराज लई और साथ में प्रबुद्ध पांडे आपसे और बातें करेंगे। कविराज, ये बताओ कि उसके बाद प्रोफेशनली एक्टर बनूं या एक्टिंग करूं, अपनी रोजी रोटी एक्टिंग से चलाऊं, ये ख्याल कब आया? जब मैं एनएसडी से पास आउट हुआ तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मुझे मुंबई जाना है। मेरे दिमाग में था कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर करना है, अपने शहर को थिएटर में आगे ले जाना है, यहाँ के लोगों को बढ़ाना है। मैं आया और मैंने एनएसडी 2016 में पास किया, और 2018 तक मैंने सिर्फ उदयपुर में थिएटर किया, और उसी को बढ़ाता गया। लेकिन रोज़ी रोटी उससे आ रही थी, लेकिन इतनी थी कि हाँ, मैं शायद खुश हूँ। मेरे को इतना नहीं था कि मैं कुछ कमा रहा हूँ या कुछ। पर 2018 में रियलाइज़ हुआ कि शायद उदयपुर में थिएटर करके उतना नहीं कुछ हो सकता। एंड बॉम्बे में मुझे गुलजार साहब के ग्रुप से बुलावा आया कि आप अगर थिएटर करना है तो हमारे साथ। कब की बात है, कौन से साल की? ये 2017 की बात है। मैं उनके पास गया, एक प्ले किया और मैं वापस आया, फिर यहाँ प्ले किया, फिर उन्होंने बुलाया। तो इस बार मैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के चला ही गया कि अब 2018 से वहीं उनके साथ प्ले किए। फिर वहाँ भी रियलाइज़ हुआ कि बॉम्बे में थिएटर करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, आपको अपनी घर पे जाके रोटी का जुगाड़ तो करना ही है। तो फिर मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, धीरे धीरे करके काम मिलना शुरू हुआ मुझे। प्रबुद्ध, आप बताएं कि आपने प्रोफेशनली एक्टर बन सकें और इसी के ज़रिए कुछ कमा सकें, इस दिशा में सबसे पहला कदम कब उठाया और कैसे उठाया? सर, जब ज्वाइन ही कर लिया था थिएटर, फिर मैंने बस अपने गुरु के साथ काम करता गया, डिस्कशन होता था, सुनता था, जो बारीकियाँ होती थी समझता गया, वर्कशॉप्स किया, और फिर धीरे धीरे लगा, ये भी महसूस हुआ कि यार खाली थिएटर नाटक करके तो ज़िंदगी नहीं गुजरने वाली है, क्या किया जाए। किसी को बोलो क्या करें, और भाई नाटक करते हैं, अच्छा ठीक है, बड़ा। फिर ब्रेड एंड बटर का जुगाड़ करना था। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया और फिर बच्चों के साथ भी काम किया, और फिर अभी भी कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। प्रबुद्ध, ये बताएं कि आप बाद में प्रोफेशनली कुछ सिनेमा या टेलीविज़न का काम भी मिल सके, इस दिशा में आपने सबसे पहले कब सोचा? सर, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे सिनेमा में जाना है या टेलीविज़न में आना है। एक दिन मैं रिहर्सल कर रहा था यहीं पे लोकल मंडल में, कुछ शूट वाले आए थे, यूनिट वाले आए थे, रिहर्सल पे आ गए, देखने लगे। आई वॉज बिजी इन माई रिहर्सल, होंगे कोई भी, सबको ऑडिशन लिया, उन्होंने इनवाइट किया कि क्या कहते हैं कि कल ऑडिशन है, आ जाना आप लोग आ जाना, सब लोग आ जाना। मैं अपना स्टेज पे बैठा था, मैंने कहा, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था सर कभी जाना, क्योंकि बहुत देखा है मैंने, शूट देखा है क्या होता है, बहुत इट इज़ वेरी टफ जॉब। फिर उन्होंने स्पेशली मुझे बोला, सर प्लीज़ आप कल आइएगा। वहाँ गया, ऑडिशन हुआ, फिर उसके बाद से फिर काम करने लगा। पहला कमर्शियल ब्रेक कब मिला? लाल कप्तान मूवी आई थी सर, उसमें कमर्शियल ब्रेक मिला था मुझे। उसमें क्या रोल था? बहुत छोटा सा रोल था, सैनिक का रोल था, लुटेरों का सीन था। अच्छा, कविराज, आपको सबसे पहला स्क्रीन पर कौन सा ब्रेक मिला? सबसे पहला स्क्रीन पर असल में अभी आना है, लेकिन अगर उसके सिवा मैं बात करूं तो हाँ, टीवी पर मैं काफ़ी बार आया हूं। एक सीरियल स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था कोर्ट रूम। वो कोर्ट रूम अगर मैं अपने लिए मानूं तो वो मेरा पहला ब्रेक था, सबसे बड़ा। और उसके बाद मैंने फिल्म की, उसके बाद वेब सीरीज़ की, एंड अभी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन वो रिलीज़ नहीं हो पाई है,
तो वो वेट कर रहा हूँ, शायद मैं उसे मानूंगा अपना पहला ब्रेक। कविराज, आपसे जानना चाहूँगा कि बॉम्बे जाने के सपने देखना और उसके बाद वहाँ की लाइफ, जिसे स्ट्रगल कहते हैं, और बॉम्बे का स्ट्रगल सच में बहुत मशहूर है, तो बताएं कि वहाँ जाना और ये स्ट्रगल करना ये कैसा रहा? शुरुआत में तो मुझे शायद मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं बॉम्बे गया ही, जैसा मैंने कहा, थिएटर की वजह से। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि बॉम्बे मेरे पास तो काम है, मैं गया हूँ और मैं थिएटर कर रहा हूँ। और वो रिहर्सल ऐसी होती थी, क्योंकि ट्रैवलिंग ऐसी होती थी कि आपके 2-2 3-3 घंटे ट्रैवलिंग में जाते थे, उसके अलावा 6-8 घंटे रिहर्सल, तो 10 घंटे आप बिजी हैं दिन में। बट जब वो काम छूटा तब लगा कि स्ट्रगल क्या होता है, और घर पे बैठे रहना, रोज़ किसी से मिल ना पाना, या हर रोज़ फ़ोन करना कि मैं बॉम्बे आ गया हूँ, और लोग यही बोलते थे, हाँ आपके लायक जब कुछ होगा हम बताएंगे। तो वो चीज़ स्ट्रगल शायद आज तक हम सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन शुरुआत के ऐसे इस फेज़ के जो 6 महीने थे जब मेरे पास काम नहीं था, और कहीं ना कहीं माइंड में यह आना कि क्या मैंने ये गलत डिसीजन तो नहीं लिया, क्या मैं एक्टर तो नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं एक्टर। फिर कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे, पंकज त्रिपाठी ने, पीयूष मिश्रा ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा कि आप करते रहिए, कुछ होगा। तो उनके सपोर्ट और विश्वास से टिका रहा, और शायद टिका हूँ आज तक। इरफान, उन्होंने भी कुछ सहयोग किया आपका या नहीं? जी, उनसे असल में मिलना नहीं हुआ मेरा, मतलब बॉम्बे जाके, क्योंकि वो व्यस्त बहुत थे। लेकिन हाँ, पता था कि कभी ज़रूरत अगर हुई तो वो है, ये पता था मुझे। मैंने कभी आगे से कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि असल में बॉम्बे अलग दुनिया है, माया अलग है वहाँ की। वहाँ जब आप एस्टैब्लिश लोगों को कॉल करते हो तो उन्हें लगता है काम मानने के लिए कॉल कर रहे हैं, तो मतलब जो आपसे पर्सनली ज़्यादा अटैच नहीं है। हालांकि इरफान जी अटैच थे, डैडी से भाई जैसे हैं, सब थे। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं हुआ, कि मैंने सोचा उनसे जिस दिन मुलाकात होगी उसी दिन उनसे कहूँगा। प्रभु जी, आप बताएं अपने स्ट्रगल के बारे में। सर, स्ट्रगल तो क्या बोलूँ, मैं आज तक ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। और फिर दूसरी मूवी एक आई थी हमारी, लव आजकल 2 में, उसमें भी सेम यही हुआ था कि किसी का फ़ोन आया कि गो एंड गिव द ऑडिशन। मैंने कहा नहीं यार, मेरे बस की बात नहीं है, तो छोड़ मुझे। बोला नहीं, जाओ जाओ। तो फिर मैंने बेमन से गया यहाँ पे ऑडिशन देने अगेन, कि हो जाएगा। मैंने कहा कि यार गज़ब, मुझे करना ही नहीं है भाई। बोला नहीं, आप करिए। तो फिर वहाँ पे गया सर, ऑडिशन दिया। और फिर स्ट्रगल तो सर, ये ऐसा फील्ड है जिसमें लॉन्ग होल लाइफ आपको स्ट्रगल करना है, ये वो कुआं है, मेरा ये मानना है। प्रभु जी बताएं कि उदयपुर शहर, यहाँ पर रहकर एक्टिंग का सोचना या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना मुश्किल है? डेफिनेटली पहचान बनाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर की सब यूनिट आएगी, या तो आप इतने पॉपुलर हो, लोग आपको डिमांड करें आपकी कि आई वांट दैट पर्सन। बाकी अगर स्पेशली आपको इसी फील्ड में ग्रोथ करना है तो यू हैव टू मूव आइदर इन दिल्ली और इन बॉम्बे। कविराज, आप क्या कहेंगे उदयपुर में एक्टिंग के फ्यूचर के बारे में, या यहाँ जो आदमी रह रहा है उससे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने की गुंजाइश बनती है, या इस शहर में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है? गुंजाइश है, अब हुई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी शूट्स उदयपुर में हो रहे हैं, और कास्टिंग एजेंसीज़ वाले जितने मुंबई से आते हैं वो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट डिमांड करते हैं। लेकिन आई थिंक वो गुंजाइश ज़्यादा तब बढ़ेगी लोगों के लिए जब वो ट्रेंड होंगे एज एन एक्टर, या वो कुछ अपने आप को सीखेंगे या एक्सप्लोर करके आएंगे दूसरी जगहों को, और फिर उदयपुर में रहेंगे। यहीं पे रह के और कुछ बिना ट्रेनिंग के ऑडिशन देने जाएंगे तो शायद वो गुंजाइश नहीं होगी। एक ट्रेंड एक्टर के लिए बिल्कुल है। कविराज लईक और साथ में प्रबुद्ध पांडे। प्रबुद्ध, बताएं कि फ्यूचर में क्या कुछ सपने हैं? फ्यूचर सर यही है कि एक काम करता रहूं, ज़िंदगी गुजार दूं रंगमंच में, आर्ट में, रंगमंच में, और स्पेशली आर्ट में काम मिलता रहेगा, करते रहेंगे। बस लोगों को मैं यही हमेशा बोलता रहता हूं कि अगर ज़िंदगी जीना है तो एक बार रंगमंच ज्वाइन करो, का मेहनत क्या होती है फिल्म करके देखो, सब पता पड़ जाएगा कि हम कहाँ हैं। कविराज, आपके सपने? अपने लिए तो काफ़ी सपने हैं ऑब्वियसली, कि काम करके दिखाना है, खुद को ही दिखाना है और ख़ुद को चैलेंज करना है। लेकिन शायद कहूँ तो एक मेरा सपना जो है वो ये है, उदयपुर में एक एक्टिंग स्कूल खोलने का, प्रॉपर स्कूल, जहाँ पे यहाँ जो लोकल बच्चे हैं और जितने लोग हैं वो
जैसा मैंने पहले कहा, वो एक्टिंग सीख सके और शायद मैं इतना काबिल बनूं कि उनको बेस्ट से बेस्ट टीचर्स यहाँ अवेलेबल करा सकूं। ये सबसे बड़ा सपना है मेरा। कविराज लईक और साथ में प्रबुद्ध पांडे, आपका बहुत बहुत आभार।